कि मेरे महबूब ने वादा किया है मुझसे 5वें दिन का, लगता है किसी से सुन लिया है कि ये दुनिया 4 ही दिन का है। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लिए थे और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, स्टोमाटा क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम प्यारे बच्चों जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की अनिवार्यता होती है। इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो किस प्रकार से हम इस चीज को साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं, इस प्रयोग को करने के लिए क्रोटोन पौधे का एक पत्ती तोड़ लेते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक क्रोटोन पौधे का एक पत्ती तोड़ लेना है, जो कि एक चौड़ी होती है। इस पत्ती में हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित कर लेना है। और जो आप क्रोटोन की जो पत्ती लेंगे उसमें हरी भाग होगा और सफेद भाग होगा, दोनों भाग को आपको रेखांकित कर लेना है। इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबाले। उस पत्ता को कुछ देर तक पानी में रखकर क्या करना है, उबाल लेना है। और उबालने के पश्चात आप उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। जब वो उबल जाए तो उबलने के बाद उसे आप गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में आप डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाले। वाटर बाथ मतलब कहता है स्पिरिट में आप रख दीजिए। स्पिरिट का एक डब्बा होगा, उस डब्बे को एक वाटर बाथ यानी कि जिस डब्बे, एक बड़ा डब्बा लेना है, उस डब्बे में पानी होगा, उसमें आप डाल करके उबाल लीजिए। ठीक है, अंदर नीचे में पानी रहेगा और ऊपर से रहेगा स्पिरिट वाला बोतल रहेगा, उसमें पत्ता रहेगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है। थोड़ी देर में आप स्पिरिट को या अल्कोहल को देखेंगे कि स्पिरिट या अल्कोहल जो भी है वो हरे रंग का होता जा रहा है, इसलिए कि उसमें मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो क्लोरोफिल वर्णक धीरे धीरे पत्ती से निकल करके उस स्पिरिट में आकर के घुल जाती है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद रंग की हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब प्यारे बच्चों आपका जो पत्ती है वो रंगहीन हो जाए उसे आप बाहर निकाल दीजिए, है ना, और उसे क्या करिए, बीकर में ठंडा होने के लिए क्या करिए, छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए पत्ती को बाहर निकालिए और उसको अच्छी प्रकार से पानी में डालकर क्या कर ले, धो लीजिए। इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद डालें। पेट्री डिश मतलब एक चौड़ी थाल की तरह होता है, उस पत्ता को रखिए, उसमें आयोडीन की आप बूंद डालेंगे। आयोडीन की बूंद डालने पर आप देखेंगे, पाएंगे कि पत्ती का हरी चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। पत्ती का जो हरी चित्तियों वाला जो भाग था वो गाढ़ा नीला रंग का हो गया, परंतु पत्ती का सफेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। जो पत्ता हरा था उस जगह पर देखिएगा कि आयोडीन डालने से गाढ़ा नीला हो जाता है, और जो पत्ता हरा नहीं था, पहले से सफेद था, वो पत्ता गाढ़ा नीला रंग का नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जहां पे हरा रंग का पत्ता था, हरा रंग था, वहां पे स्टार्च का निर्माण हुआ, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और उसके कारण उसमें मंड का निर्माण हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ। और जहां सफेद भाग था वहां पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो आयोडीन जब हम डाले तो जहां पे मंड बना हुआ था वो भाग गाढ़ा नीला हो गया और सफेद वाला जो भाग था वो गाढ़ा नीला नहीं हो पाया। तो कहता है इसका अर्थ हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो कहता हरी चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था। जहां पे हरा भाग था ना, वहां पे क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिसमें उसमें मंड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती को सफेद चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड का या स्टार्च का निर्माण हो पाया। ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको अच्छे प्रकार से क्या करना है, समझ लेना है। क्या क्या करने के लिए कहा, एक आपको क्रोटोन का पत्ता लेना है,
उस क्रोटॉन के पत्ते को, उसमें आप हरा भाग और सफेद भाग को रेखांकित कर लेना है। रेखांकित करने के बाद आप उसको, चितियों को रेखांकित करने के बाद पानी में उसको डाल करके क्या करना है, उबाल लेना है। पानी में उबालने के बाद आप उसे निकाल के फिर आप उसको स्पिरिट में या अल्कोहल वाले बीकर में आप उसको डाल करके उबालना है और स्पीकर या बीकर में आपको डाल देना है। फिर उसको वाटर बाथ, एक पानी का बड़ा टब लेना है और फिर उसमें जो छोटा जो आपका टब है ना, जो छोटा आपका बीकर है जिसमें पत्ता रखा हुआ स्पिरिट वाले, उसको आपको पानी से उबालना है। उबालने के बाद उसको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। 10 मिनट तक उबालना है, उबालने के बाद बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा हो जाए आप उसको चिमटे की मदद से या फिर किसी की मदद से आप बाहर निकाल लेंगे। अच्छे प्रकार से उसको धोएंगे। धोने के बाद एक पेट्री डिश बर्तन में रखेंगे, उस पर क्या करेंगे कि आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे। तो आप उसमें देखेंगे, पाएंगे कि जहां पे हरा भाग था वो भाग गाढ़ा नीला रंग का हो गया और जो सफेद भाग था वहां पे गाढ़ा नीला रंग नहीं हुआ, यानी उस पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों कि जहां पे मंड का निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है, वह स्टार्च पर आयोडीन जब मिलता है तो वो क्या होता है, गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। यानी कि हरा वाला जो भाग था वहां पे आयोडीन गाढ़ा नीला रंग का हो गया, मतलब वहां पे मंड का निर्माण हुआ था। किसकी उपस्थिति कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण। और जहां पे सफेद भाग था वहां पे कुछ भी असर उसका नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरी पत्तियों पर जहां हरा भाग था वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, वहां मंड का निर्माण हुआ। तो ये जो है आयोडीन ये साबित करता है कि हरी पत्तियों पर मंड का निर्माण हुआ और वो गाढ़ा नीला रंग का हो गया। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी चीजें हैं। ठीक है ना, इसका आपको फिगर इस प्रकार से इधर दिया गया है। ये आपको एक पत्ता लेना है, उसको वाटर बाथ में, है ना, ये स्प्रिट है और ये आपका वाटर बाथ एक बड़ा सा, ये आपका वाटर बाथ हो गया। और इसको फिर बाहर निकालना, ठंडा हो जाए तो एक आपको पेट्री डिश बर्तन में क्या करना, आयोडीन का घोल या फिर आयोडीन की बूंद डालना है। तो क्या हो जाएगा, पत्ती जो भाग हरा था वो गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा, जो सफेद था वो वैसे ही रह जाएगा, सफेद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट है आपका कि प्रायोगिक जांच द्वारा बतलावे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों आपको बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक की आवश्यकता होती है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला तो हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता किस प्रकार से होती है। सेकंड हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। चलिए किस प्रकार से हम दिखाएंगे। कहता है प्यारे बच्चों कि इस प्रयोग को संपादित करने के लिए सर्वप्रथम गमले में लगे पौधे को लेते हैं। एक गमला में लगे पौधे को आप ले लीजिएगा, गमला में लगे पौधे को, जिसको 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में आप रख दीजिएगा। ठीक है, 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर जो पौधा 2-3 दिन के लिए आप अगर अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा और जितना भी उसमें उपस्थित स्टार्च होगा वो सारे स्टार्च क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। जो भी भोजन बनाया हुआ होगा वो सब खत्म हो जाएगा। कहता है कि 2-3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं जिससे कि उसमें संचित स्टार्च समाप्त हो जाए। एक पत्ते को गत्ते के एक टुकड़े से अच्छी तरह ढक देते हैं। अब क्या करना है, 2-3 दिन के लिए जब आप रखे तो सारे पत्ते जो भी थे वो सब में स्टार्च खत्म हो गया। अब एक पत्ता को क्या करना है, अच्छी प्रकार से गत्ता यानी कि कूट से ढक लेना है। ठीक है, और ढकने के बाद अब इस गमले को सुबह धूप में रख देना है। एक पत्ता को एकदम बिल्कुल अच्छी प्रकार से ढक लेना है ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाए, अर्थात प्रकाश संश्लेषण उसमें ना हो। और उसको सुबह में धूप में रख देना और शाम में गत्ते लगे पत्ते को तोड़ लेना है। और शाम में क्या करना है, गत्ते लगे पत्ते को तोड़ लेना, साथ में एक और पत्ता को तोड़ लेना है। ठीक है, और एक पत्ते को भी तोड़ लेते हैं, गत्ता लगे पत्ते को भी तोड़ना है, एक और पत्ता को भी तोड़ लेना है। खुले हुए पत्ते और ढके हुए पत्ते को अलग अलग परख नली में डाल देते हैं और इसमें अल्कोहल आधा भर दिया जाता है। अब उसको क्या कर लेना है कि एक पत्ता जो खुला पत्ता था, जो गत्ता लगा पत्ता था, दोनों को अलग अलग बीकर में डाल देना है। किस बीकर में, अल्कोहल वाले बीकर में। अल्कोहल आधा भर देना है। अब इन दोनों परख नलियों को जल से भरे हुए जार में आधा डुबा दिया जाता है। देखिए ये आपका अल्कोहल वाला है और फिर एक पानी वाला एक जार है, उसमें आपको डुबा कर क्या कर देना है, उबालना है। ठीक है, और इसे 10 मिनट तक उबाला जाता है। इसके बाद चिमटे की मदद से दोनों पत्तों को बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों पत्ते को अलग अलग उबालेंगे, चिमटे की मदद से दोनों को बाहर निकाल देंगे। एक जो गत्ता लगा हुआ था, दूसरा जो बिना गत्ता का था। तो हम पाते हैं कि दोनों पत्तियों का रंग रंगहीन हो जाता है। ठीक है, जब हम उसको अल्कोहल में उबालेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों पत्तियों का रंग रंगहीन हो गया। ठीक है, दोनों पत्ती का जो क्लोरोफिल था वो घुल करके उसमें अल्कोहल में रह जाता है।
इसके बाद इसे आयोडीन के घोल में डालकर इसे निकालते हैं। जब आयोडीन में डालेंगे प्यारे बच्चों तो हम क्या पाएंगे, आयोडीन में डालेंगे तो हम देखेंगे कि जिस पत्ते पर गत्ता लगा हुआ था उस गत्ते में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई होगी और पहले से तो उसमें स्टार्च खत्म हो गया था। दूसरे पत्ते में जो खुला पत्ता था उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें जब आयोडीन का विलयन डालेंगे तो वो गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा और जिस पर गत्ता लगा होगा वो गाढ़ा नीला रंग का नहीं होगा, यानी उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। तो कहता हम पाते हैं कि हवा में स्वतंत्र या उसका रंग गहरा नीला रंग का हो गया, जो हवा में स्वतंत्र रंग का पत्ता था वो गहरा नीला रंग का हो गया और पत्ती गत्ते से ढका था वह रंगहीन रह गया। अतः इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। ठीक है, बस ये सिंपल सा आपको कर देना है, बता देना है। इस प्रकार से आप एक पत्ता लीजिएगा, एक में गत्ता लगा दीजिएगा, एक स्वतंत्र रहेगा, दोनों को परख नली में डालिएगा, उसको एक जल भरे बीकर में डाल दीजिएगा, उबाल देना है। उबालने के बाद दोनों पत्ता को निकालकर एक पेटी डिश में रखना है, आयोडीन की बूंद डालना है। उसमें आप देखेंगे कि जो पत्ता जो है स्वतंत्र था वो गाढ़ा नीला रंग का हो गया, अर्थात उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और जो पत्ता में गत्ता लगा हुआ था उस पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, उसमें मंड नहीं बनेगा। जब मंड नहीं बनेगा तो उस पर आयोडीन का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये दो आपका जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये दो चीजें है ना। आगे कहता है प्यारे बच्चों की एक मकई का जो पौधा होता है प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी बाष्पोत्सर्जन करता है, पानी छोड़ता है। एक मकई का पौधा दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी बाष्पोत्सर्जन करता है। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर समझना है कि एक पौधा चाहे जितना भी बड़ा पौधा हो, अगर वो 100% पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो 90% पानी को बाष्पोत्सर्जन करता है और 10% पानी ही वो यूज करता है। ठीक है, अगर वो 10 लीटर पानी वो यूज कर ले रहा है, 10 लीटर पानी वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो 9 लीटर पानी वो बाष्पोत्सर्जन कर देगा और 1 लीटर पानी वो क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो याद रखिए कि 90% पानी जो है पौधे बाष्पोत्सर्जन कर देते हैं और 10% पानी वो यूज करते हैं। तो अगर बात करें एक मकई का पौधा दिन भर में कितना लीटर बाष्पोत्सर्जन करता है तो 3 से 4 लीटर वो पानी को क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन करता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एक सेब का पौधा 10 से 20 लीटर पानी बाष्पोत्सर्जन करता है। दिन भर में एक सेब का पौधा 10 से 20 लीटर पानी को क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन करता है। कहता है प्यारे बच्चों की एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को 1 घंटे से कम समय में बाष्पोत्सर्जन कर देता है। एक पत्ता जो है अपने भार के लगभग बराबर 1 घंटा से कम समय में पानी को बाष्पोत्सर्जन कर देता है। और औसतन एक पेड़ की बात की जाए तो अपने जीवन काल में अपने भार से लगभग 100 गुना जल बाष्पोत्सर्जन करता है। जितना उसके भार होता है अपने पूरे जीवन में अपने भार के लगभग 100 गुना जल को वो बाष्पोत्सर्जन कर देता है। ठीक है, एक एवरेज ये जो है निकाला गया है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कहता है जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। दूसरे जीवों पर जो निर्भर होता है, अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर होकर ग्रहण करता है, उसे हम परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, कहता परपोषी जीव या तो मृत जीवी होते हैं या परजीवी होते हैं या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि परजीवी 3 प्रकार के होते हैं, या तो मृत जीवी या तो आपका परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मृत जीवी, एक परजीवी और एक प्राणी संपोषी होता है। जिसमें हमको पहला एक पढ़ना है अमीबा के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है अमीबा के बारे में। प्यारे बच्चों अमीबा की अगर बात की जाए तो अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक कैसे जीव है, एक प्राणी संपोषी जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होती है। अमीबा में एक ही केंद्रक होते हैं और एक ही केंद्रक होते हैं और अमीबा जो है द्विखंडन विभाजन करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है। ठीक है, एक अमीबा एक कोशिका 2 संततिक जीवों में बढ़ जाते हैं, यानी द्विखंडन विभाजन करता है और मदर कोशिका का माता कोशिका का क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और संतति कोशिका बच जाते हैं। अगर बात करें अमीबा के आकार की तो ये अनिश्चित होती है, इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होती है। अमीबा में एक केंद्रक होते हैं, अमीबा द्विखंडन विभाजन करता है। अमीबा का प्रचलन अंगक जो होता है प्यारे बच्चों वो कुटपाद होता है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण ये कुटपाद के द्वारा ही करता है। आइए हम पॉइंट को जानते हैं। कहता अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है जो एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा का किसी प्रकार का निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। ये जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, यही आपका सीडोपोडिया इस प्रकार से ऐसे ये होता है, ऐसे से ये जो है इस प्रकार से ऐसे मिला हुआ होता है। ठीक है,
कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आप किसी प्रकार से ऐसे इसको बना सकते हैं, ये इसी प्रकार से ऐसे इससे ये होती है, ठीक है। ये आपका अमीबा है। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, तो कुटपाद के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अमीबा कुटपाद द्वारा ही गति करते हैं। अमीबा जो है जिसका प्रचलन अंगक अगर पूछा जाए कि अमीबा का प्रचलन अंगक क्या है, तो अमीबा का प्रचलन अंगक कुटपाद है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है अमीबा का भोजन छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अगर इसकी भोजन की बात की तो क्या क्या ये खाता है, तो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, डाइटम, एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट कहता है अमीबा में पोषण, अमीबा में जो पोषण किस प्रकार से होता है, अंतर्ग्रहण यानी ये जो है भोजन को ग्रहण करता है, पाचन यानी इसमें पाचन क्रिया होती है, बहिष्करण और ये क्या हो जाता है, बहिष्करण कर देता है यानी कि वो त्याग कर देता है, प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। यानी अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, पोषण का अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अमीबा का प्यारे इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर है ना। देखिए अमीबा में जो है आपका मेन जो है ये नेमिंग आपको क्या क्या करना है, आपका जो बाहरी लेयर हो गया इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहरी जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये आपका फूड वैक्यूल है जिसको हम कहते हैं भोजन रसधानी कहते हैं, भोजन रसधानी, भोजन रसधानी कहते हैं इसको। और ये आपका सीडोपोडिया जिसे हम कहते हैं कुटपाद, कुटपाद। और ये प्यारे बच्चों आपको साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव। और ये आपका न्यूक्लियस है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये आपका वैक्यूल है जिसको हम रसधानी कहते हैं, जिसमें आपका पानी होता है। तो प्यारे बच्चों आपको नेमिंग कर देना है। सबसे बाहरी लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें आपको एक भोजन रसधानी जिसमें फूड वैक्यूल यानी कि जो भोजन जाता है। उसके बाद आपको सीडोपोडिया जो आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका कुटपाद है ना। ये आपका साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है, अंदर कोशिका द्रव्य आपको दिखा देना है लिक्विड फॉर्म में। ये दो प्रकार का होता है, एक इंडोप्लाज्म होता है, एक इक्टोप्लाज्म होता है ना। ये दो रूपों में होता है, एक इंडोप्लाज्म और एक इक्टोप्लाज्म। एक आपको न्यूक्लियस यानी एक आपको केंद्रक दिखा देना है, जो आपको केंद्रक यही द्विखंडन विभाजन करता है, दो रूपों में टूट करके दो संतति जीवों में ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो है बातें आपके अमीबा के बारे में। एक और अमीबा के बारे में पॉइंट याद रखिएगा कि अमीबा जो है एक विपरीत परिस्थिति में यानी कि विपत्तिजनक परिस्थिति में अपने ऊपर एक कड़ा आवरण बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक अपने ऊपर एक कड़ा आवरण बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं, कठोर भाग का निर्माण कर लेता है और वो विपरीत परिस्थिति में उससे रक्षा करती है, ठीक है। रक्षा कवच के रूप में बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पैरामीशियम। पैरामीशियम की हम बात की जाए तो कहता है कि इसका प्रचलन अंगक सिलिया होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, सिलिया है। ये आपका क्या है, ये आपका सिलिया है, ठीक है ना। सिलिया और फ्लैजिला, इसमें दो अंग होते हैं, सिलिया और क्या होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रचलन अंगक होता है वो सिलिया होता है, रोक टाइप का होता है, सिलिया होता है। और एक फ्लैजिला भी होता है, ठीक है। तो सिलिया इसका प्रचलन अंगक है। ये आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे सिलिया है। इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। इसका जो आकार होता है ना, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसका आकार निश्चित होता है। और किस प्रकार का होता है, तो इसका आकार स्लीपर के जैसा होता है। चप्पल के जो आकार देखते हैं, स्लीपर देखते हैं ना, तो स्लीपर के जैसा होता है। इसकी आकृति निश्चित होती है और कैसी होती है, स्लीपर के जैसी होती है। नेक्स्ट कहता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। यानी कि अमीबा में भोजन का जो ग्रहण होता है किसी निश्चित स्थान से नहीं होता है, वो चारों तरफ से कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है एक निश्चित स्थान से होता है, जिसका नाम होता है साइटोसोम, कोशिका मुख। ये आपका देखिए यहाँ पे साइटोसोम है, कोशिका मुख है, जिसको हम यहाँ पे गलेट दिखाया गया है, निगल द्वार दिखाया गया है। यानी यहीं से आपका ये जो है कोशिका मुख, इसी को हम कहेंगे कोशिका मुख कहेंगे, कोशिका मुख कहेंगे, साइटोसोम कहेंगे, ठीक है। साइटोसोम कहेंगे, कोशिका मुख कहेंगे, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों आपका फूड वैक्यूल है, ठीक है। ये देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक की जो संख्या होती है, पैरामीशियम में केंद्रक की संख्या दो होती है। एक छोटी केंद्रक होती है, एक बड़ी केंद्रक होती है। बड़ी केंद्रक को हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है मैक्रोन्यूक्लियस, और छोटी केंद्रक को हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। दो केंद्रक पाई जाती है पैरामीशियम में, दो केंद्रक पाई जाती है, ठीक है।
ये आपका जो है भाग को, ये जो ये जिस प्रकार से होता है इसको पेलिकल कहते हैं, है ना। जो चारों तरफ से बाउंड्री टाइप का जो रहता है उसको हम पेलिकल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है आपका ये पैरामीशियम का आकृति हो गया, ठीक है। तो पैरामीशियम के बारे में आपने क्या जाना, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है। पैरामीशियम का आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। किस प्रकार की होती है, स्लीपर की जैसी होती है। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक बड़ी केंद्रक, एक छोटी केंद्रक होती है। पैरामीशियम का जो प्रचलन अंगक होता है वो सिलिया होता है, ठीक है। और इसका जो भोजन ग्रहण करता है वो किसके द्वारा, एक निश्चित स्थान से करता है जिसको हम कहते हैं कोशिका मुख कहते हैं, साइटोसोम कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों मनुष्य का पाचन तंत्र, चलिए अब हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करते हैं। कहता मानव के शरीर में पाए जाने वाले वे समस्त अंग जो भोजन को ग्रहण करने, पाचन करने, अवशोषण करने तथा उत्सर्जन करने में भाग लेते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है एक पूरी प्रक्रिया, पूरी संरचना, उसमें पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सारी क्रियाएं होती है, उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, उत्सर्जन करना, इन सारी प्रक्रियाओं जिसमें होती है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। कहता है प्यारे जो पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है। पाचन तंत्र कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। एक होता है आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और एक होता है पाचन ग्रंथि जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारी पचाने वाली ग्रंथि होती है ना, जो एंजाइमों को स्राव करता है, और एक हुआ आपका आहार नाल हुआ। तो हम सबसे पहले आहार नाल की बात करेंगे, उसके बाद हम पाचन ग्रंथि की बात करेंगे। आहार नाल के हम सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या आहार नाल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आहार नाल जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये आहार नल क्या होता है, आहार नल मुख से लेकर, प्यारे बच्चों आहार नल जो है एक कुंडलित संरचना के रूप में होती है और मुख से लेकर एनस तक फैली होती है, जिसकी कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कुल लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। कहता है पाचन तंत्र की वैसी नली जो कुंडलित नलिकाओं के रूप में होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, कुंडलित नलिका के रूप में होती है और जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली होती है, आहार नाल कहलाती है। यानी माउथ से प्रारंभ होकर प्यारे बच्चों एनस तक फैली होती है, माउथ से प्रारंभ होकर कहां तक, एनस तक, मल द्वार तक फैली होती है, उसे हम कहते हैं आहार नाल कहते हैं, है ना। और हमारे आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है, सबसे लंबी संरचना जो होती है, जिससे हम कहते हैं छोटी आंत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि हमारे जो आहार नाल के पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं, अच्छे प्रकार से आप समझिएगा। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, प्यारे बच्चों आप देखिए पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो आप यहां पर समझेंगे, ठीक है। देखिए चलिए तो हम पार्ट्स की अगर बात करें, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपका जो पार्ट्स होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है माउथ। क्या होता है, माउथ यानी मुख, मुख से प्रारंभ होता है। और माउथ के जो अंदर का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं बकल कैविटी कहते हैं, यानी कि मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। जो जगह खाली जगह होता है उसको हम कैविटी कहते हैं, और ये माउथ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं माउथ कैविटी या फिर हम बकल कैविटी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे जाइएगा प्यारे बच्चों, उसको हम फैरिंग्स कहते हैं। इसके जस्ट नीचे आप जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर में ये बकल कैविटी, इसके अंदर जाइएगा तो फैरिंग्स होता है। ये फैरिंग्स क्या होता है, दो नली में खुलती है, एक होता है गललेट और एक होता है ग्लोटिस। यहां से आपका फैरिंग्स हो गया, जो दो नली में खुलती है, गललेट और एक ग्लोटिस, जिसको एक हम बोलते हैं निगल द्वार बोलते हैं और एक बोलते हैं श्वसन द्वार। निगल द्वार में गललेट के बाद हमारा चला जाता है किसमें, ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस यहां से लेकर के यहां तक ऑसोफेगस होती है। ऑसोफेगस के बाद ऑसोफेगस जाकर के जुड़ता है किसमें, स्टमक में, यानी हमारी पेट में जुड़ता है, ठीक है। और स्टमक के बाद वहां से प्रारंभ होता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद जुड़ती है बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है वो जाकर के रेक्टम पर समाप्त होती है और जो कि एनस के द्वारा बाहर खुलता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बकल कैविटी। माउथ आप लिखिए या ना लिखिए, आप इसके पार्ट्स की बात करें तो माउथ छोड़कर आप डायरेक्ट बकल कैविटी लिखिए, क्योंकि अंदर मुख गुहा से प्रारंभ होता है। माउथ भी दे सकते हैं, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, मुख गुहा बोल सकते हैं। अगला है फैरिंग्स, जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों ग्रसनी कहते हैं। और ये फैरिंग्स जो है दो नली में खुलती है, हम बताएंगे आपको, पूरी हम डिवाइड करके बताते हैं। दो नली में खुलती है, गललेट और एक ग्लोटिस में खुलती है। तो हमको गललेट वाले भाग में अभी पढ़ना है। ग्लोटिस ये श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वो चला जाता है हमारा लंग्स में, और ये जो हमारा चला जाता है वो कहाँ, ऑसोफेगस के द्वारा स्टमक में।
और ग्लोटिस जो है वो ट्रैकिया के द्वारा चला जाता है, कहां पे, लंग्स में चला जाता है। तो गलेट और ग्लोटिस में खुलती है, हमको गलेट पढ़ना है। गलेट वो खुल जाता है किसमें, ओसोफेगस में, जिसको हम कहते हैं ग्रास नली, और भोजन इसी में क्या होती है, आपका प्रवेश करती है ग्रास नली में। स्टमक मतलब होता है प्यारे बच्चों अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत होती है, छोटी आंत। नेक्स्ट है आपका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत होती है। एक यहां पर लिख लीजिएगा, रेक्टम लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रेक्टम, RECTUM, रेक्टम, जिसको हम कहते हैं क्या, मलाशय कहते हैं। मल इसी में जाकर जमा होता है, जिसको समय समय पर हम एनस के द्वारा यानी कि मल द्वार के द्वारा हम शरीर से बाहर त्याग करते रहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम इसके भी हम डिवीजन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम आपको अभी हम बताते हैं इसके डिवीजन कैसे हम करेंगे। एक थोड़ा पहले समझ लीजिए पाचन ग्रंथि एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। कहता है ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। ये जो ग्रंथियां होती है भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, लार ग्रंथि आता है, यकृत आता है, पित्ताशय आता है तथा अग्न्याशय आता है। हमारे मुख में लार भी बनता है। उसके बाद हमारे लीवर में जो है, लीवर यानी यकृत हो गया जो कि पित्त का निर्माण करता है। पित्ताशय यानी पित्त रस का निर्माण होता है, यहाँ से सॉरी ये यकृत में ही पित्ताशय होता है, सॉरी यहाँ पे यकृत में ही पित्ताशय होता है। उसके नीचे है ना जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और उसमें पित्त होता है, पित्त की थैली जिसको हम बोलते हैं, पित्त का निर्माण होता है। अगर अग्न्याशय से अग्नाशयी रस यानी पैनक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है। ये हमारे जो है वो एंजाइम का निर्माण करते हैं। कहता है पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। प्यारे बच्चों हमारी जो अगर बात की जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो प्रारंभ तो मुख से ही होता है, लेकिन पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है, और जल का अवशोषण किससे होती है, बड़ी आंत से होती है, ठीक है। आइए हम समझते हैं यहाँ पे डिवीजन समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बताया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा माउथ, सबसे पहले आपको माउथ हो गया, ठीक है। पहला नंबर आपका क्या था, माउथ था। आपका जो है वो माउथ था, ठीक है। माउथ पहला नंबर माउथ। उसके बाद इसी में जो है आपको बोल सकते हैं बकल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बकल कैविटी। और बकल कैविटी जो है इसके जस्ट बाद जो होता है फायरिंग्स होता है, PHARYNX। फायरिंग्स जो है ये दो नली में खुलती है, एक खुलती है गलेट, एक खुलती है ग्लोटिस। ग्लोटिस गलेट जिसको हम कहते हैं निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार, और ये जो है श्वसन द्वार होता है। निगल द्वार प्यारे बच्चों ये चला जाता है ओसोफेगस में, और ये खुल जाता जाकर ट्रैकिया में। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं ओसोफेगस की बात करते हैं। तो ओसोफेगस थर्ड नंबर आपका आ गया यहां से, ओसोफेगस थर्ड नंबर आपका आ गया ओसोफेगस। फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों ओसोफेगस जस्ट जाकर जुड़ता है आपको स्टमक में। स्टमक में जाकर जुड़ता है, और स्टमक जो है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं कार्डियक स्टमक, कार्डियक स्टमक। मध्य वाले भाग को हम कहते हैं फंडिक, फंडिक या फुंडिक कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले भाग को हम कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। तो स्टमक जो आपकी होती है वो 3 भागों में बटी होती है, कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। स्टमक का जो आकृति होता है प्यारे बच्चों वो जे शेप्ड होता है। किस प्रकार का होता है, जे शेप्ड होता है, इस प्रकार का जे शेप्ड होता है। तो ये स्टमक 3 भागों में बटी होती है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे किस में क्या क्या होता है जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं। ये जो स्टमक है वो जुड़ी होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं छोटी आंत कहते हैं। ये छोटी आंत भी जो है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। एक होती है डिओडेनम, 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 जेजुनम, इलियम। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत के इलियम में, इलियम के भिलाई में होता है, ठीक है।
तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। हम प्रारंभ करेंगे, सारे हम डिटेल में आपको बताएंगे, माउथ में क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद नीचे, उसके बाद फिर छोटी आंत में कैसे कैसे पाचन होता है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ती है ना। अगला जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां जुड़ती है उस जोड़ को हम कहते हैं क्या, सीकम कहते हैं। और उसी के पास में जो है एक अंगुलीनुमा संरचना निकली होती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। और ये कोलन जो होता है प्यारे बच्चों वो तीन भागों में डिवाइड होता है, एक होता है असेंडिंग कोलन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलन, एक होता है आपका डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन, ये कोलन तीन भागों में बटा होता है, एक असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपका रेक्टम हो गया, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है आपका एनस होता है, एनस यानी कि मलद्वार, मलद्वार। इस प्रकार से जो है मुख से आपका डिवीजन आपका मलद्वार तक ये फैली होती है, जिसको हम कहते हैं आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन होती है। अब हम आते हैं फिगर की, अगर हम बात करें फिगर की, अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये आपका फिगर दिया हुआ है, हम इसको आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं और नेमिंग आपको हम करके बताते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अच्छे प्रकार से देखिए। चलिए इस प्रकार से हम आपको फिगर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ सब हम नेमिंग कर देते हैं आपको। ये जो है आपका बकल कैविटी हो गया, बकल कैविटी। यह जो है आपका स्लैवरी ग्लैंड है, स्लैवरी ग्लैंड है। और ये जो है आपका लार ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं स्लैवरी ग्लैंड बोलते हैं, लार ग्रंथि। ये जो है आपका ग्लैंड है, पाचन ग्रंथि का पार्ट है, इसमें हम दिखा देते हैं फिगर में। और ये जो लार ग्रंथि होती है वो तीन भागों में बटी होती है। ये जो लार ग्रंथि होती है तीन भागों में होती है, एक होती है पायरोटिड, पायरोटिड स्लैवरी ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर स्लैवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर स्लैवरी ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल स्लैवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल स्लैवरी ग्लैंड।
इसमें सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, वो पायरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि होती है वो पायरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती है, हमारे दोनों जबड़ों के बीच में होती है। और बाकी जो आपको सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है, दोनों कर्ण के आसपास में होता है। ठीक है, सांप का जो जहर होता है वो आपके पायरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में होता है। पायरोटिड सैलिवरी ग्लैंड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। सांप का जहर पायरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका जो होता है फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स बताया आपको कि दो नली में खुलती है, एक आपका गलेट हो जाता है, एक ग्लोटिस हो जाता है। गलेट जिसको हम निगल द्वार कहते हैं, ग्लोटिस जो आपका श्वसन द्वार होता है। इन गलेट और ग्लोटिस को नियंत्रण करने के लिए इसके बीच में एक जो है अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं इपिग्लोटिस कहते हैं। ये भोजन और श्वसन इन दोनों को डिवाइड करने का काम करता है, जिसका नियंत्रण जो है ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम नियंत्रण कर पाते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, तो भोजन जो है किसी प्रकार से जो श्वसन नली में चला जाता है, भोजन का कण अगर श्वसन नली में चला जाता है, देखते हैं जो है अंदर से पचाक से मारता, तो नाक द्वारा जो है इस प्रकार से कुछ खट्टा टाइप का जो है आपके शरीर से मतलब नाक से बाहर निकलता और पूरा जो है जलन वो उत्पन्न कर देता है ना। तो हमारे पेट में जो वो क्या होता है, जठर रस का भी निर्माण होते रहता है, जो कि अम्लीय होता है, वो हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेरिंग्स ये जाकर के आगे जुड़ जाएगा किसमें? ओसोफेगस में। ये आपके ओसोफेगस में जुड़ जाएगा। ओसोफेगस, ओसोफेगस जाकर स्टमक में जुड़ जाती है। स्टमक प्यारे बच्चों आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अभी हम आपको डिवाइड करके बताए कौन कौन। पहला जो होता है वो आपका ये सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को आप बोल सकते हैं क्या, ऐसे यहां पे लिख देते हैं हम। ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को बोल सकते हैं कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक। आप इसको मध्य वाले को बोल सकते हैं फंडिक। और लास्ट वाले भाग को बोल सकते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक स्टमक। ठीक है यार बच्चों, ये जो है आपका है लीवर। लीवर जिसको आप कहते हैं यकृत कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका गॉल ब्लडर है। गॉल ब्लडर। लीवर जो है एनी टाइम यानी कि हमेशा, लीवर हमेशा जो है वो पित्त नहीं स्रावित करता है। लीवर पित्त को स्रावित करके इस थैली में यानी पित्ताशय जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर में जमा कर देता है, और जिससे समय समय से इस कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा छोटी आंत में क्या होती जाती है? प्रवेश करती जाती है। यहां से आपका स्टार्ट होता है छोटी आंत, और छोटी आंत के ये फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम कहते हैं। मिडिल पार्ट में जाकर ये जो जेजुनम हो जाता है, और उसके बाद के पार्ट्स को हम कहते हैं इलियम कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलियम कह देते हैं, इलियम। और ऑल ओवर हम इसको हम क्या कह देते हैं? ऑल ओवर हम इसको कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो आप उसको पूरे डिवाइड करके बताना, डिवाइड करके बताइए, नहीं तो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लिख करके इसको तीन भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। ये प्यारे बच्चों आपका यहां से प्रारंभ होता है क्या? यहां से प्रारंभ होता है आपका बड़ी आंत। तो बड़ी आंत और या छोटी आंत के जोड़ को हम कहते हैं सीकम, और इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशिष्ट अंग है, वो हमारे शरीर के बेकार पदार्थ है। अगर कभी भी आपके शरीर में, आपके दाईं तरफ, इस तरफ, अगर दाईं तरफ जो है आपका अगर कभी दर्द उत्पन्न होगा, तो आप समझिए कि आपका अपेंडिक्स दर्द कर रहा है। और कभी भी आपके शरीर में किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? इस अपेंडिक्स को निकाल फेंकता है ना, निकाल देता है, क्योंकि आपको जो है अपेंडिक्स की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है और कोई कार्य का नहीं होता, इसलिए उसको अपशिष्ट अंग माना गया और उसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। ये आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन है प्यारे बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज नाम है बड़ी आंत, लेकिन इस जो है सबसे बड़ी कौन है? छोटी आंत, है ना। छोटी आंत जो अकेले जो है 6 मीटर का होती है। ठीक है, अगर हम फीट में बात करें तो आपका आहार नाल जो होता है वो 8 से 10 मीटर का होता है, यानी 30 से 32 फीट का होता है। और जो आपका ये जो छोटी आंत जो होती है वो अकेले 6 मीटर का होती है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जो होती है प्यारे बच्चों, आपका रेक्टम और कोलन में बटा होता है। तो ये जो ऊपर की ओर जा रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। ये जो ऊपर की ओर जा रही है ना, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन। इस प्रकार से ऐसे की ओर मूव कर रही है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन।
ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे की ओर जा रही है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ये आपका हो गया यहाँ पे रेक्टम जिसको मलाशय कहते हैं, और ये आपका हो गया एनस, क्या हो गया, एनस हो गया, ठीक है, जिसमें जिसको हम कहते हैं मल द्वार कहते हैं। इसी से के द्वारा जो है जो भी मल हमारे शरीर में रेक्टम में जमा होती है, समय समय से मल द्वार के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये आपका हो गया ये पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से देखेंगे यहाँ पे सब सीखेंगे कि पैनक्रियाज से कितनी एंजाइम निकलती है, लीवर हमारा किस प्रकार से मदद करता है, स्टमक से हमारी कौन सा रस निकलती है, मुख से लार निकलती है। ये सारी चीजें जो है मिल करके भोजन को, जो जटिल अणु होते हैं उसको सूक्ष्म अणु में बांटने में मदद करता है। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम मुख से स्टार्ट करेंगे, और मुख में हम पढ़ेंगे अपने दांतों के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं, एक दांत कितने भाग होता है, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, जीभ किस प्रकार से हमारी मदद करती है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जीभ में स्वाद कैसे पता चलता है, तो ये सारी चीजें के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। और पूरे आपको जो है पाचन की क्रिया विधि आपको समझाएंगे, कुछ रूल कुछ रेगुलेशन भी आपको हम बताएंगे, खाना खाने का, किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, किस प्रकार से आपको पानी पीना चाहिए, कब आपको खाना खाना चाहिए, किस टाइम पर आपको कैसे खाना खाना चाहिए, वो सारी हम क्रिया विधि आपको बताएंगे। और प्यारे बच्चों आपको आज से जो है पाचन शक्ति में, पाचन क्रिया विधि में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके पढ़ने के बाद हम आपको पूरी क्रिया विधि को बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है इतने चीजों को आप याद कर लीजिए, ये फिगर आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए, फिगर को आपको दिमाग में बना लेना है, ठीक है। आप फिगर याद करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से फिर से हम एक बार नेमिंग से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना याद कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।